जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मेरा टॉपिक है वो आपको 2011 में जो आपको हिस्ट्री के जो आपको एग्जाम हुए थे 12th के, ठीक है ना, उसमें जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग जो आपको यूट्यूब पे जो निरंतर आपको जो एक क्या है जो मतलब बैचेस चला रहे हैं, उसमें आपको क्या है कि क्वेश्चन बैंक के जो भी आपको मतलब क्वेश्चन है, इसके अलावा जो उसका आंसर है, सारे का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के क्रम में आज जो है आपको हिस्ट्री का जो 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आपके पास 2011 के क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जैसे कि देखिए मेरे पास है, ठीक है ना। तो आपके पास भी ये होना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए पहला है कि आपको त्रिपिटक साहित्य जो है वो आपको किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। एक नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो आपको किस धर्म से है, ठीक है ना। देखिए एक नंबर प्रश्न, ठीक है ना। और ये 2011 के जो आपको हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है। तो देखिए त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है ना वो आपको बौद्ध धर्म से, किससे है, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। यहाँ से एक बात आती है कि सबसे पहले ये जो बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, इसके जो फाउंडर थे वो आपको कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो आपको कौन थे, तो यह आपको महात्मा बुद्ध थे। कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको महात्मा बुद्ध थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है, क्या आती है, प्रश्न आती है कि जो महात्मा बुद्ध है इन्हें आपको क्या कहा जाता है। तो इन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, मतलब कि एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि एशिया का ज्योतिपुंज जो है किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात आई त्रिपिटक की। तो देखिए तो बौद्ध धर्म में जो सबसे प्रमुख साहित्य है वह आपको त्रिपिटक है। क्या है, त्रिपिटक है। और त्रिपिटक का मतलब क्या होगा, तो आपको तीन टोकरिया, क्या हो जाएगा, तीन टोकरिया, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक का जो अर्थ होता है वो आपको क्या होता है। तो देखिए त्रिपिटक का अर्थ होता है आपको तीन टोकरी, ठीक है ना, या तीन टोकरिया कहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो पिटक है तीन, वो कौन कौन है। तो देखिए एक है आपको सबसे पहले सूत पिटक। क्या है, सूत पिटक है, ठीक है ना। एक जो है वो आपको विनय पिटक है। क्या है, विनय पिटक है, ठीक है ना। और एक जो होंगे वो आपको अभिधम पिटक। क्या है, अभिधम पिटक, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि बौद्ध धर्म में जो पिटक है उसकी संख्या कितनी है, तो आपको तीन है। एक सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक जो है क्या है, अभिधम पिटक। तो ये जो सूत पिटक देख रहे हैं और ये जो आप विनय पिटक देख रहे हैं, इस दोनों का जो संकलन हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जब आपको प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में अजात शत्रु के आपको कार्यकाल में। वहीं पर आपको क्या हुआ था कि ये जो सूत पिटक है, विनय पिटक है, इसका क्या हुआ था, संकलन हुआ था। जबकि अभिधम पिटक का संकलन जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति के दौरान, ठीक है ना। तो वहां से वही आपका प्रश्न कर रहा है कि त्रिपिटक का जो संबंध है वो आपको किस धर्म से, तो वह आपको बौद्ध धर्म से। तो एक का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए दो में देखिए क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कनिष्क है इसका जो राज्यरोहण हुआ था वो आपको 78 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसका भी जो दो का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 78 ईस्वी, क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी, यानी कि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था, क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, वो आपको कब हुआ था, तो वो आपको 78 ईस्वी में हुआ था। तो इस बात को आपको याद रखना है। और कनिष्क जब राजा बना था तो इसने क्या किया था जानते, इस उपलक्ष्य में एक संवत की शुरुआत की थी। वह संवत आपको शक संवत, क्या था, शक संवत। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको 78 ईस्वी में। तक कुछ संवत है जिसको आप लोग जान लीजिए कि उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो एक शक संवत है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जो है आपको विक्रम संवत। क्या है, विक्रम संवत। अगर आप लोगों को ये चीजें आ रही है तो आप लोग कमेंट करके भी क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। विक्रम संवत के बाद जो है एक आपको गुप्त संवत। क्या है, गुप्त संवत, ठीक है ना। गुप्त संवत के बाद जो हो जाएंगे वो आपको हिजरी संवत। क्या है, हिजरी संवत। क्या है, हिजरी संवत। हिजरी संवत के अलावा जो हो जाएगा वो आपको इलाही संवत। क्या हो जाएगा, इलाही संवत, ठीक है ना। इन चीजों का आपको याद रखना है। इलाही संवत के बाद जो हो जाएगा आपको कली संवत। क्या हो जाएगा,
कली संवत, जो कि हमें कली संवत सबसे पहले लिखना चाहिए क्योंकि यह सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना है। तो देखिए तो यहाँ पर हम जितने भी संवत लिखे हैं, ठीक है ना, तो इन सारे संवतों का जो है आपको शुरुआत का जो दिन है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए शक संवत की जो शुरुआत हुई थी वह आपको 78 ईस्वी में, ठीक है ना, जब कनिष्क राजा बना था तो उसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में क्या किया था कि एक कैलेंडर की शुरुआत की थी जिसका नाम है शक संवत। और इस शक संवत को क्या है, भारत सरकार अपना राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में क्या है कि आपको 22 मार्च 1957 को क्या किया कि आपको अपनाया था। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि शक संवत जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 78 ईस्वी में, ठीक है ना, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। तो इस बात को याद रखना है। विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में, जब आपको क्या हुआ था, उज्जैन का एक स्थानीय राजा जो थे वो आपको शकों को हराए थे। तो इस शकों को हराने के उपलक्ष्य में क्या किए थे कि आपको विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद है आपको गुप्त संवत, तो इसकी शुरुआत 319 से 20 ईस्वी में हुई थी जब आपको चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो आपको राजा बना था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में? 622 में, ठीक है ना। इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में हुई थी अकबर के समय में। और ये जो कली संवत है इसकी शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका 2 नंबर प्रश्न वही कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सॉरी, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 2 नंबर प्रश्न ये है। तो ये आपको 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और कनिष्क अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में क्या किया था कि आपको एक कैलेंडर की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या है? तो वह है आपको शक संवत, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए तीसरा प्रश्न कर रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो देखिए महाभारत का युद्ध जो है वो आपको 18 दिनों तक चला था। तो 3 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 3 का सही आंसर वो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको 18 दिन, ठीक है ना। यानी कि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो हम क्या कहेंगे? 18 दिनों तक, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है, क्या है? कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि या आपको कहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि है वो आपको हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो कुछ युद्ध भूमि से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसे आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको तराइन हो गया। क्या हो गया? तराइन। तो तराइन का भी जो युद्ध भूमि है वो आपको हरियाणा में, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक आध चीज और याद रख सकते हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध भूमि। क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध भूमि। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध भूमि है वो आपको राजस्थान में, और राजस्थान के बारे में चीज याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद है हल्दी घाटी के बाद जो है पलासी। क्या है? पलासी का युद्ध भूमि, ठीक है ना। तो देखिए पलासी का जो युद्ध भूमि है अभी वो आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पलासी का युद्ध भूमि जो है वो आपको कहाँ है? तो क्या कहोगे? पश्चिम बंगाल में। हल्दी घाटी का युद्ध भूमि कहाँ है? तो आपको राजस्थान में, ठीक है ना। तराइन का जो आपको युद्ध भूमि है वो आपको कहाँ? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि कहाँ है? हरियाणा में। तो यहाँ से कुछ आपको युद्धों का क्रम है उसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे तराइन का युद्ध, तो देखिए तो तराइन के ना 3 युद्ध हुए थे। क्या हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। इसका ईयर आपको याद रखना है। एक 1200 मतलब कि कितना में आपको 1200 नहीं 1191 ईस्वी में, ठीक है ना। एक हुआ था आपको 1192 ईस्वी में और एक जो हुए थे वो आपको 1215 ईस्वी में। तो तराइन के आपको क्या है? 3 युद्ध हुए हैं। क्या हुए हैं? 3 युद्ध हुए थे। देखिए एक 1191 ईस्वी में, एक आपको 1192 ईस्वी में और एक जो है आपको 1215 ईस्वी में। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। और तराइन का युद्ध भूमि जो है कहाँ? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको हरियाणा में। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और आपको पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध जो है आपको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? क्या आपको हार हुई थी। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में क्या हुआ था कि आपको 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है पलासी का युद्ध। क्या है? पलासी का युद्ध। तो देखिए पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कितना को हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का क्या हुआ था कि आपको युद्ध हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। तो वहां पर वही तीसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो वो आपको 18 दिनों तक, ठीक है ना। यानी कि 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग किस ईयर के क्वेश्चन जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं वो आपको 2011 के जो हिस्ट्री का प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए 4 में देखिए क्या कर रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यह आपको चौथा प्रश्न है। तो देखिए अशोक के जो आपको 13वां अभिलेख है, क्या है 13वां अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो अशोक के 13वां अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में क्या है कि आपको चर्चा की गई थी। यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो कलिंग का युद्ध है क्या है, कलिंग का युद्ध है, ठीक है ना। तो कलिंग का युद्ध आपको कब हुआ था, तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है वो आपको यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था जानते हैं, तो ये आपको अशोक और खारवेल के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अशोक और खारवेल के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें अशोक की क्या हुई थी, जीत हुई थी। और इसी कलिंग युद्ध को जीतने के बाद अशोक जो था वो आपको बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है कि आपको अपना लेता है। क्या होता है, अपना लेता है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न के लिए आ जाएगा कि कलिंग युद्ध को जीतने के बाद अशोक किस धर्म को अपना लिया था, तो आप क्या कहोगे कि बौद्ध धर्म को उसने क्या कर लिया था कि अपना लिया था, ठीक है ना। और यहीं पर इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्रों को क्या किया था कि आपको नियुक्त किया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो हम क्या कहेंगे अशोक ने। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो हम क्या कहेंगे कलिंग युद्ध को जीतने के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 61 ईसा पूर्व में। और ये जो सम्राट अशोक है इसका जो संबंध है वो आपको मतलब किस वंश से थे, या आपको मौर्य वंश से, जबकि खारवेल का संबंध जो है महामेघ वाहन वंश से, ठीक है ना। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो वो आपको 13वां शिलालेख से। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको सी हो जाएगा 13वां शिलालेख। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आगे होंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्या कह रहा है कि चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो आपको कौन थी, ठीक है ना। ये 5वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी। तो देखिए चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो आपको क्या थी जानते हैं, तो वो आपको उर थी। क्या थी, उर थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो आपको 5 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो चोल वंश है, ठीक है ना, इसके संस्थापक जो थे कौन थे। तो देखिए चोल वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है ना, यहाँ से याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चोल वंश के संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो आपको विजयालय थे। कौन थे, विजयालय थे। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चोल वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो वो आपको विजयालय थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या कर रहा है, देखिए कि रात तरंगिणी के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन जो है, ठीक है ना, वो आपको एनालिसिस के लायक है। तो देखिए तो इसमें एक आपको ऑप्शन दे रहा है पतंजलि। क्या है, पतंजलि, ठीक है ना, जो कि आपको पुष्यमित्र सुन के क्या थे, पुरोहित थे। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन जो आपका दे रहा है वो आपको बाणभट्ट। क्या दे रहा है, बाणभट्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, बाणभट्ट, ठीक है ना। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन जो है वो दे रहा है आपको विशाखदत्त। क्या है, विशाखदत्त, ठीक है ना। क्या है, विशाखदत्त। उसके बाद आपको डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको कह रहा है कलहन। क्या है, कलहन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है प्रश्न आपका, देखिए कि रात तरंगिणी के लेखक कौन थे, ठीक है ना। तो रात तरंगिणी के जो लेखक थे वो आपको कलहन थे। तो सबसे पहले 6 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो आपको राज तरंगिणी है, क्या है, रात तरंगिणी है। तो इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। फिर है आपको विशाखदत्त, इसने भी आपको एक पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, जिनका नाम है आपको मुद्रा राक्षस। क्या है, मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और इस मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वो आपको वृक्षल शब्द का क्या किया है कि आपको प्रयोग किया है। तो इस बात को भी अच्छे से याद रखना है। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने आपको हर्षचरित, क्या है, हर्षचरित, ठीक है ना। और इसके अलावे आपको कादम्बरी, क्या है, कादम्बरी नामक ग्रंथ की क्या किए थे, रचना किए थे। और पतंजलि जो है इसने महाभाष्य की रचना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए अगर आपसे, मान चलिए कि ये जो रात तरंगिणी है इसके लेखक कौन है, तो ये आपको कलहन है। 6 का तो सबसे पहले सही आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो देखिए मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो आपको कौन है, देखिए यहाँ पे ये आपको विशाखदत्त, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको हर्षचरित है कादम्बरी है इसके लेखक कौन है, तो आपको बाणभट्ट है, ठीक है ना। उसके बाद महाभाष्य के लेखक कौन है, तो आपको पतंजलि है, ठीक है ना। तीन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो पतंजलि जो थे वो आपको पुष्यमित्र सुन के पुरोहित थे, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और विशाखदत्त जो थे वो आपको इनकी रचनाओं से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और कलहन के जो द्वारा लिखे गए रात तरंगिणी है इससे हमें क्या होती है जानते हैं कि आपको जो कश्मीर के इतिहास है उसके बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तीन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना।
तो देखिए 2011 के एनालिसिस करें, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न का है क्या, ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो देखिए ये जो आपको अर्थशास्त्र है इसकी जो रचना हुई थी ना वो आपको 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी, यानी कि 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की क्या हुई थी, क्या आपको रचना हुई थी। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो अर्थशास्त्र है यह आपको क्या है। तो देखिए अर्थशास्त्र जो है, ठीक है ना, आपको राजनीति पर आधारित क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र जो है, ध्यान से सुनिएगा, राजनीति क्या कहेंगे, राजनीति पर आपको आधारित जो है ये आपको पहला ग्रंथ है। क्या है, राजनीति पर आधारित जो है ये आपको पहला ग्रंथ है अर्थशास्त्र। और इसके जो लेखक है वो आपको कौन है, तो इसके लेखक आपको चाणक्य है। कौन है, चाणक्य, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं कौटिल्य। क्या कहते हैं, कौटिल्य। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न है कि बताइए ये जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे हमें ना मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये जो चाणक्य थे या आपको विष्णु गुप्त या आपको कौटिल्य, ये आखिरकार कौन थे, ठीक है ना। तो ये जो थे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्या थे, चंद्रगुप्त, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, गुरु, क्या है, गुरु। और साथ साथ ये उनके क्या थे, तो आपको प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, वो आपको चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य है, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने क्या किया था, तो इसने मौर्य वंश के क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना किए थे, तो इस चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के मदद से, ठीक है ना। अर्थशास्त्र क्या है, तो राजनीति पर आधारित जो है इससे पहला ग्रंथ जो है वो आपको माना जाता है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना। और अर्थशास्त्र से हमें जानकारी किसकी मिलती है, तो मौर्यकालीन जो आपको राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। 8वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से, क्या है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए 8 में आपको कभी कभी जो है आपको कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी दे देते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए इसमें कह रहा है गुप्त काल की, तो गुप्त काल की तो कभी होगा नहीं, ठीक है ना। मौर्य काल की, ठीक है ना, प्राक मौर्य काल की। तो इसका जो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, 3 में से एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो 8 का जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, कि पतंजलि के जो महाभाष्य है, क्या है, महाभाष्य, यानी कि महाभाष्य के जो लेखक है वो कौन है, पतंजलि है। क्या है, पतंजलि है, ठीक है ना। तो इस महाभाष्य से हमें क्या जानते हैं कि आपको यानी कि शुंग काल के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अगर शुंग काल ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है ना, और इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं रहे, तो आप वहां पर मौर्य काल मर सकते हो। कारण क्या है कि ये जो आपको मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश की क्या है कि आपको पतन के बाद ही क्या हुआ था कि आपको शुंग वंश की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो देख रहे हो आप शुंग वंश, क्या है, शुंग वंश, इसके संस्थापक कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो मगध पे शासन करने वाले जो भी वंश है कम से कम उसका संस्थापक का नाम जान लीजिए। तो मगध पे शासन करने वाला जो सबसे पहला वंश था वो था आपको हर्यंक वंश, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरा वो है आपको शिशुनाग वंश। क्या है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद जो है वो आपको नंद वंश। क्या है, नंद वंश। देखिए लाइन से याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मौर्य वंश। क्या है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद जो है वो आपको शुंग वंश। क्या है, शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद जो है वो आपको कण्व वंश। क्या है, कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद जो हो जाएगा वो आपको सातवाहन वंश। क्या है, सातवाहन वंश, ठीक है ना। तो देखिए तो ये सभी जो है आपको मगध पे शासन करने वाले क्या है कि आपको वंश है। तो देखिए तो ये जो हर्यंक वंश है इसके संस्थापक जो थे वो आपको बिंबिसार थे। क्या थे, बिंबिसार थे। याद रखना कि हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे कौन थे, तो आपको शिशुनाग थे। कौन थे, शिशुनाग थे। तो इन चीजों को आपको नोट करते चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और जहां भी दिक्कत हो आप लोग बताएंगे। और आवाज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि देखिए कई सारे बैचेज लेने के बाद क्या होते हैं कि हम लोग जब अपने रूम पे आते हैं तो वहां से आपको ये जो सेवाएं हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आवाज से आपको कोई ज्यादा मैटर नहीं रखना है, आपको बस जो नॉलेज दी जा रही है आप उसे देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है नंदवंश। तो नंदवंश के जो संस्थापक थे वह आपको कौन थे, महापद्म नंद। कौन थे, महापद्म नंद थे, ठीक है ना।
उसके बाद है आपको मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है शुंग वंश। इसके संस्थापक जो थे आपको पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इस बात को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है कण्व वंश। तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो वो आपको वासुदेव कण्व थे। कौन थे? वासुदेव कण्व थे। उसके बाद है आपको सातवाहन वंश। इसके संस्थापक आपको सिमुख थे। क्या थे? सिमुख थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे जरा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कि मगध पे कुछ शासन करने वाले वंशों का क्रम आपको दिया जा सकता है सजाने के लिए। उसके संस्थापक का नाम तो सबसे पहले हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक आपको शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश के संस्थापक तो आपको महापद्म नंद। उसके बाद जो है आपको मौर्य वंश, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है आपको शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो आपको सिमुख थे। कभी कभी इसके अंतिम शासक भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं हर्यक वंश, ठीक है ना, इसके जो अंतिम शासक थे वो आपको नागदशक थे। कौन थे? नागदशक थे, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको नंदीवर्धन थे। क्या थे? नंदीवर्धन। अंतिम शासक भी आपको याद रखना है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो आपको नंदीवर्धन। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो आपको घनानंद। क्या है? घनानंद। कहीं कहीं धनानंद भी मिलेंगे आपको, तो धनानंद पढ़िए या घनानंद, दोनों बात जो है आपको एक ही है, ठीक है ना। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। उसके बाद है आपको ये जो शुंग वंश है। क्या है? शुंग वंश है। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको देवभूति थे। कौन थे? देवभूति थे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कण्व वंश। इसके अंतिम शासक जो थे, ठीक है ना, वो आपको सुशर्मा थे। क्या थे? सुशर्मा थे। याद रखिएगा कि कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा, ठीक है ना। और इसी की हत्या करके सिमुख ने क्या किया था? सातवाहन वंश की स्थापना किया था। तो सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको यज्ञश्री सातकर्णी थे। कौन थे? यज्ञश्री सातकर्णी थे। तो इन बातों का आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या करा है कि पुराणों की संख्या ठीक कितनी है, ठीक है ना, यानी पुराणों की संख्या पूछ रही है, ठीक है ना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 18। क्या है? 18। मतलब कि पुराणों की संख्या कितनी है बताइए? 18 है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए पुराणों की संख्या 18 है। फिर यहाँ से कभी कभी वेद की संख्या पूछ लिया जाएगा। तो वेद की संख्या जो है आपको 4 है। उसके बाद है वेदांत। क्या है? वेदांत। तो वेदांत की संख्या कितनी है? तो आपको 6 है। उसके बाद है आपको उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो वो आपको 108 है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है वो आपको कौन है? तो वो आपको मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण है। इससे हमें सातवाहन वंश के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद एक पुराण और याद रखिएगा, वायु पुराण। इस वायु पुराण से हमें ना गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद एक पुराण और होगा विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से ना हमें मौर्य वंश के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक कितनी है? 9 नंबर प्रश्न करा है तो आपको 18 है। वेद की संख्या कितनी है? तो आपको 4 है। वेदांत की संख्या कितनी है? तो आपको 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो आपको 108 है। तो इसको याद रखना है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। इससे हमें क्या होती है जानते हैं कि आपको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण जो है इससे हमें आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि लिंग पूजा का जो पहला अस्पष्ट वर्णन है, ठीक है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है? तो लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन जो है वह हमें आपको मत्स्य पुराण से मिलती है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से क्या कीजिए? क्लियर कीजिए, ठीक है ना। और जहां नहीं समझ में आएंगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे भी, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं तो आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए।